Okay, so hello everyone, welcome to the sixth lecture of design of shear. And in today class, first of all we will complete some theoretical portion and after that we will solve some numerical question, है ना. So सबसे पहले है जो कुछ थ्योरी पोर्शन इसमें रह गया था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और 10 to 12 मिनट या 10 to 15 मिनट उसमें लगेगा, और उसके बाद है जो हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, है ना. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस टुडे व्हाई मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, है ना. कभी कभी आपका सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स में आपका पूछता है कि शियर एनफोर्समेंट का आपका फंक्शन क्या है ना. आपका शियर एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड आप कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करने का रीजन क्या है ना. तो उसका कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है और एग्जाम में आपको लिखना होगा, ठीक है. तो फंक्शन पूछे, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का पूछे या फिर शियर एनफोर्समेंट का पूछे, आपको फंक्शन है जो याद रखना है, ठीक है. सो फर्स्ट फंक्शन आई हैव रिटन हियर टू रजिस्ट सडन फेल्यूर ड्यू टू कवर बस्ट, है ना. पहला फंक्शन क्या है, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं. पहला रीजन मैं बता रहा हूँ कि टू रजिस्ट सडन फेल्यूर ड्यू टू कवर बस्ट. इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि आपका एक बीम है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे जो आपका क्या है मेन रेनफोर्समेंट है, ये सब क्या है मेन रेनफोर्समेंट है ना. सो ये भी मान लेते हैं कि आप ये क्या है टाई स्टीरस है जो कुछ इस तरह से इसमें प्रोवाइड किया गया. इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो बता देता हूँ, है ना. इस तरह से प्रोवाइड किया गया. तो कभी कभी होता क्या है कि कवर है जो कि नीचे क्या आएगा टेंशन आएगा, है ना. बॉटम में क्या आएगा टेंशन आएगा. तो टेंशन के कारण क्या होता है कि यहाँ से कवर है जो निकल के बाहर हो जाता है. ये जो कवर है कंक्रीट का जो कवर है वो निकल के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, है ना. अब यदि आपने मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, मतलब स्टीरस आपने प्रोवाइड किया है, तो क्या होगा मेन बार को होल्ड करके रखेगा, है ना. मेन बार को, ये जो मेन बार है इसको क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, है ना. क्योंकि आप सोचिए यदि ये शियर एनफोर्समेंट नहीं होता तो कवर बस्ट आउट होने से क्या होता, मेन बार भी बाहर आ जाता, मेन बार भी क्या हो जाता बाहर आ जाता, है ना. लेकिन यदि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड किया है तो ये मेन बार को क्या होगा बाहर आने नहीं देगा, है ना. ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है. सो टू रेजिस्ट द सडन फेल्यूर ड्यू टू कवर बस्ट, है ना. टू रेजिस्ट द सडन फेल्यूर ड्यू टू कवर बस्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू होल्ड द मेन स्टील, है ना. टू होल्ड द मेन स्टील, मेन स्टील को क्या करता है होल्ड करके रखता है. ऑब्वियस सी बात है, कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ भी होगा, है ना, कुछ है जो टॉप में भी होगा, तो ये सबको क्या करता है ये होल्ड करके रखता है ना. ये क्या करेगा होल्ड करके रखेगा. लोडिंग करने के बाद क्या होगा, डिस्प्लेस होने का क्या रहता है एक डर रहता है. लेकिन यदि आप शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेगा मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स को ये होल्ड करके रखता है. सो सेकेंड रीजन आपका ये हो गया. थर्ड देखते हैं, टू रजिस्ट कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टॉर्सन, है ना. टू रजिस्ट कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टॉर्सन. अब देखिए इसका मतलब क्या है. बेसिकली इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब टॉर्सन पढ़ाऊंगा वहाँ पे, है ना, बट थोड़ा बहुत बता देता हूँ. टू रजिस्ट कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टॉर्सन, है ना. अब देखिए बीम क्या होगा, अगर कुछ ऐसा लोडिंग हमने किए, लोडिंग कुछ ऐसा किया जिसके कारण क्या हो गया बीम में जो टॉर्क आ गया, बीम में जो टॉर्क जनरेट हो गया, है ना. मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग है जो बीम क्या होगा, मान लेते हैं कि रोटेट करने किसी कारण वजह से रोटेट करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, है ना. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट क्या होगा रोटेट कर सकता है, ठीक है. तो यदि आप शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं तो इस बीम को क्या होगा रोटेट होने से ये बचाएगा, है ना. रोटेट होने से क्या होगा ये बचाएगा. तो इसका रीजन यही है टू रेजिस्ट द कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टॉर्सन. बाकी इसको डिटेल में हम लोग टॉर्सन जब कवर करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डक्टिलिटी ऑफ टू द सेक्शन. ये तो है ना. क्योंकि देखिए जब आप शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले से तो सिर्फ क्या था लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट था, अब आपने क्या किया शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है एनफोर्समेंट आप बीम में बढ़ा रहे हैं. ओवरऑल रेनफोर्समेंट बीम में क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ना. तो ओवरऑल जब रेनफोर्समेंट आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा डक्टिलिटी भी क्या होगा इंक्रीज करेगा. बीम का जो डक्टिलिटी है वो क्या होगा इंक्रीज करेगा नहीं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू रेजिस्ट एक्सीडेंटल शियर, है ना. कोई भी है जो अचानक यदि लोड लगता है और उसके कारण यदि शियर फोर्स जनरेट होता है, तो उसको भी क्या करेगा रेजिस्ट करेगा, है ना. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू
रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, ये पॉइंट है जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ए वाला रहता है हमेशा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप, मतलब श्रिंकेज और क्रीप का इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नहीं, श्रिंकेज और क्रीप के इफेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना। आप ही सोचिए कि जब कंक्रीट हम कास्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ श्रिंकेज आता है ना। लेकिन जब ये शियर एनफोर्समेंट रहेगा तो उसको क्या करके रखेगा, उसको होल्ड करके रखेगा, मतलब श्रिंक होने से बीम को बचाएगा, कंक्रीट को श्रिंक होने से क्या करेगा, बचाएगा। तो ये इसका रीजन है। अब देखिए, तो ये टोटल कितना रीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने लिखाया है। ये जनरली 4 मार्क्स में क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आता है ना, फंक्शन लिखने के लिए। तो आप 4 to 5 पॉइंट भी लिख देते हैं तो मोर देन सफिशियंट है ना। 4 to 5 पॉइंट्स यदि लिख देते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, टॉर्सन को मैंने दिखाया था। चलिए अब देखिए, कहता है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सियल फोर्स ऑन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सियल फोर्स ऑन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब, कहने का मतलब क्या है, टाउ, टाउ सी है ना, दैट इज टाउ सी है ना। कहता है कि यदि आप एक्सियल फोर्स लगाएंगे बीम पे तो उसके कारण है जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, है ना। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, है ना। तो जब एक्सियल फोर्स की बात करते हैं तो आपका एक्सियल फोर्स क्या क्या हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है और टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है कि नहीं। एक्सियल फोर्स आपका कंप्रेसिव फोर्स भी हो सकता है और टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को डील करेंगे। किसको करेंगे डील, कंप्रेसिव फोर्स को। अब 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं एक फिगर बनाता हूँ, इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट पूरा कि कैसे है जो टाउसी का वैल्यू है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो इंक्रीज करता है ना। तो एक पहले आप बीम बनाने दीजिए। सपोज कीजिए कि आपका यही क्या है, एक बीम है, ये एक बीम है। यहाँ पे सपोर्ट मान लेते हैं, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप है जो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। इधर से आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया और यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स आप लगा रहे हैं, है ना, यहाँ से भी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का वैल्यू मान लेते हैं कि पीयू है, क्या है, पीयू है, पीयू है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, बीम क्या है, एग्रीगेट से मिलकर बना है ना। इस बीम के अंदर क्या है, एग्रीगेट भी है, इस तरह से क्या होगा, एग्रीगेट होगा। इसके अंदर क्या है, एग्रीगेट है। और सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में मैं बताया हूँ वहाँ पे कि एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है जो क्या करता है, शियर रेजिस्टेंस को बियर करने में हेल्प करता है। एग्रीगेट इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, शियर रेजिस्टेंस को बियर करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है ना। अब देखिए यदि आप यहाँ पे ध्यान से समझना है, यदि आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीगेट क्या होगा, एक दूसरे के पास आना चाहेगा, एक दूसरे के क्या आना चाहेगा, पास आना चाहेगा, नहीं एक दूसरे के निकट आना चाहेगा। इसके कारण क्या होगा, इसका रेजिस्टिंग कैपेसिटी बीम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण क्या होगा, आपका एग्रीगेट इंटरलॉकिंग इंक्रीज होगा। सबसे पहली बात कि एग्रीगेट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से आता है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या होगा, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, है ना। एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो एग्रीगेट अगर माइक्रोवेव में देखा जाए, है ना, तो क्या होगा, एग्रीगेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एग्रीगेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा। इसके कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी है जो इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। शियर स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं
तो कितना से इंक्रीज होगा उसी को हम वैल्यू है जो लिखेंगे सबसे पहली बात, है ना। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। कहता है द एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स डिले द फॉर्मेशन ऑफ बोथ फ्लेक्चर एंड इंक्लाइंड क्रैक्स, है ना। तो एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण क्या हो गया, सबसे पहली बात क्या, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग आपका इंक्रीज हुआ। अब इस एग्रीगेट इंटरलॉकिंग इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, देखिए एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स डिले द फॉर्मेशन ऑफ बोथ फ्लेक्चरल एंड द इंक्लाइंड क्रैक्स। जो भी क्रैक्स का फॉर्मेशन हो रहा था उसको क्या कर देगा, ये डिले कर देगा, इसको क्या कर देगा, डिले कर देगा। क्योंकि क्या हो गया, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग इंक्रीज होने से शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना। शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, अभी देखेंगे कि कितना से इंक्रीज कर जाता है, वो भी मैथमेटिकली है जो हम लोग देखेंगे, है ना। सो फर्स्ट इफेक्ट इसका क्या है, फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ कि जो फ्लेक्चरल या इंक्लाइंड क्रैक होगा वो क्या होगा, डिले हो जाएगा, है ना। कंप्रेसिव फोर्स डिले द फॉर्मेशन, मतलब लेट से फॉर्मेशन होगा, लेट से फॉर्मेशन होगा, है ना, क्योंकि रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर गया। सेकेंड थिंग, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। सब ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स मान लेते हैं कि ये है ना। अरे वैल्यू क्या है, ऐसे हमने कल है जो इसको थीटा लिखा था ना, तो चलिए यहाँ भी थीटा ही लिख देता हूँ, है ना। यहाँ भी इसको क्या करता हूँ, थीटा लिख देता हूँ। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैक्स दैट इज थीटा, थीटा जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट सुनिए, ओवरऑल वी कैन से कंप्रेसिव फोर्स इंप्रूव द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, इंप्रूव करेगा। सो इन दिस केस डिजाइन शियर स्ट्रेंथ इज टेकन एज, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है इस केस में उसको लिखते हैं, पहले तो टाउसी था, पहले क्या था, टाउसी था, यानी अब कोई फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, और वो फैक्टर क्या होगा, डेल्टा, वो फैक्टर क्या होगा, डेल्टा टाइम्स ऑफ टाउसी, डेल्टा टाइम्स ऑफ टाउसी। अभी डेल्टा का वैल्यू क्या होता है ये देखिए, है ना। जो डेल्टा का वैल्यू होता है, जो डेल्टा का वैल्यू होता है, ये जो डेल्टा का वैल्यू होगा वो होगा आपका 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी यू, 3 टाइम्स ऑफ पी यू, ये वही पी यू है जो आप कंप्रेसिव फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, है ना। 3 टाइम्स ऑफ पी यू डिवाइडेड बटा ग्रॉस एरिया एजी इंटू एफ सी के, एजी इंटू एफ सी के, है ना। सेकेंड थिंग 1.5, यानी डेल्टा का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा किसी भी केस में ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। यानी ये जो डेल का वैल्यू है, मतलब फैक्टर का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है ना। अब देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1.0 है, क्योंकि 1 में समथिंग जब आप ऐड करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, और ये वैल्यू ऑलरेडी 1.5 है ना। तो डेल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डेल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 से बड़ा आने वाला है, 1 से बड़ा आने वाला है ना। तो ये दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे, ये दोनों में से लेंगे मिनिमम वाला वैल्यू, है ना, व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस, व्हिचएवर इज लेस, ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही है जो कंसीडर करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में है जो ये याद रखना है, आपका डेल का वैल्यू पूछता है, एक्सियल जब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तब 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ यू अपॉन ए जी इंटू एफ सी के, ये सब आपको पता है, ए जी क्या है, एफ सी के क्या है, सब वैल्यू पता है आपको, फिर भी लिख देता हूँ। पी यू क्या है, फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स इन न्यूटन, वेयर पी यू क्या होगा आपको, जो पी यू होगा वो होगा फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स, फैक्टर जो आपका पी यू होगा क्या होगा, फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स, फैक्टर कंप्रेसिव, फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स, है ना। ये क्या होगा, फैक्टर
फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, एजी है ना। एजी क्या होगा, ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन। एजी आपका होगा, एजी है ग्रॉस एरिया, क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन। ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो आपका है एक्सियल टेंसाइल फोर्स का इफेक्ट। एक्सियल टेंसाइल फोर्स का इफेक्ट, इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा ये देखते हैं, है ना। सबसे पहली बात कि इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप बीम बनाएंगे तो इस एक्सियल टेंसाइल फोर्स के कारण इस बार क्या होगा, इसमें सपोज कीजिए कि आप पीयू फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से, तो इस बार क्या होगा, जो भी एग्रीगेट के बीच का दूरी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नहीं, इमेजिन करके देखिए, एग्रीगेट के बीच का दूरी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस डिक्रीज करने के कारण क्या हो जाएगा, आपका शियर स्ट्रेंथ है जो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। शियर स्ट्रेंथ है जो डिक्रीज कर जाएगा। सो इट विल डिक्रीजेज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ, इसका क्या क्या इफेक्ट होगा वो देख रहे हैं। इट विल डिक्रीजेज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सेकंड थिंग, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, है ना। क्रैक है जो क्या होगा, बहुत जल्दी से फॉर्म हो जाएगा, है ना। क्रैक क्या होगा, बहुत जल्दी से इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। इंक्रीज द क्रैक एंगल, जो क्रैक एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। क्रैक एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उस समय क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। रिड्यूस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, है ना। अब रिड्यूस होने के बाद कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो इस केस में जो आपका शियर न्यू शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा वो क्या होगा, डेल्टा टाइम्स ऑफ टाउ सी होगा, है ना। अब यहाँ डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। जो डेल्टा का वैल्यू होगा यहाँ पे वो आपका होगा मिनिमम ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे एक ही वैल्यू होता है, यहाँ पे आपका एक ही वैल्यू होता है, इसमें मिनिमम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेल्टा का एक सिंगल वैल्यू है जो आपको याद रखना है, वो 1 प्लस पी यू डिवाइडेड बटा 3.45 इंटू ए जी, 3.45 इंटू ए जी, है ना, 3.45 इंटू ए जी, है ना। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1.0 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1.0 होगा, है ना। इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1.0 होगा, ठीक है। सो चूंकि पीयू यहाँ पे क्या होगा, पीयू है जो टेंशन के कारण क्या होगा, निगेटिव आने वाला है। पीयू यहाँ पे टेंशन के कारण क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है ना। टेंसाइल फोर्स को आरसीसी में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं ना, है ना। तो ये निगेटिव आने वाला है, इसीलिए ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना। सो पीयू क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, चूंकि पीयू क्या होगा, लेस देन 0 होगा ड्यू टू टेंशन। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 से 0 कैसे हो जाएगा सर, यहाँ तो प्लस लिखे हैं, है ना। क्योंकि जो पीयू है क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 1 माइनस समथिंग क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा ना, 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आने वाला है, लेस देन 0 आने वाला है
है ना, क्योंकि PU है जो लेस देन 0 आने वाला है टेंशन के कारण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है जो आपका एक ट्रस एनालॉजी है ना। ट्रस एनालॉजी क्या होता है? ट्रस एनालॉजी आपका होता है शियर को डील करने का एक तरीका है, डिजाइन ऑफ शियर को डील करने का एक तरीका है ना, कि किस तरह से है जो आपका शियर है जो इसमें मतलब शियर रजिस्ट कर रहा होगा, है ना, किस तरह से बीम में शियर है जो रजिस्ट कर रहा होगा, उसको डील करने का एक क्या है तरीका है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। नीचे क्या होगा, नीचे आपका क्या होगा, नीचे होता है जो टेंशन, जो मेन बार है, जो आपका मेन बार है वो टेंशन कॉर्ड का काम करता है, टेंशन कॉर्ड का काम करता है बीम में, है ना। और जो आपका ऊपर है जो कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला कंक्रीट, वो है जो कंप्रेशन कॉर्ड का काम करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो मेन बार है बॉटम में वो टेंशन कॉर्ड का काम करता है, और जो आपका कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला वो कंप्रेशन कॉर्ड का काम करता है, वो कंप्रेशन कॉर्ड का काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टीरप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टीरप्स टेंसाइल स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स इंक्रीज्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन स्टीरप्स, स्टीरप्स होने के कारण क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स है जो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। अब कितना से इंक्रीज कर जाएगा उसका वैल्यू लिख रहा हूँ नीचे, कितना से इंक्रीज कर जाएगा उसका वैल्यू लिख रहा हूँ। द फोर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल स्टील इज इंक्रीज्ड बाई V बाई 2 tan थीटा, कितना से इंक्रीज करेगा, V बाई 2 tan थीटा से, है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं शियर इसका कंपोनेंट लेके, बट आपको क्या रखना है, सीधा है जो याद रखना है कि द फोर्स इन द लॉन्गिट्यूडनल स्टील, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील में जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा V बाई 2 tan थीटा, एंड कोरिस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय द सेम अमाउंट, और कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा, इतना से डिक्रीज कर जाएगा, है ना। मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा कितना से, V अपॉन 2 tan थीटा से, 2 tan थीटा से, जहाँ पे V क्या है, शियर फोर्स, V क्या है, शियर फोर्स है, ठीक है। और जो आपका टेंसाइल फोर्स है बॉटम वाला वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा कितना से, V अपॉन 2 tan थीटा से। तो आपको ऑब्जेक्टिव में है जो याद रखना है, V बाई 2 tan थीटा से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, अब इसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। सो इसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टीरप्स, स्टीरप्स के कारण क्या हो जा रहा है कि टेंसाइल फोर्स इंक्रीज हो जा रहा है ना। अब एक बात बताइए, आपने जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्टील डिजाइन किया है वो तो मोमेंट के लिए डिजाइन किया था, इस पार्टिकुलर फोर्स के लिए आप डिजाइन नहीं किए थे, इस पार्टिकुलर फोर्स के लिए आपने डिजाइन नहीं किया था। जब सिंगली बीम डबली बीम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या करते थे, मेन लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट का जो डिजाइन होता था वो आपका बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते थे, ये जो वैल्यू इंक्रीज कर जा रहा है उसके लिए डिजाइन हम लोग नहीं करते थे, है ना। सो नोट मैं लिखा हूँ, इसका क्या उपाय है, इससे बचने का क्या उपाय है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसको तो आपने कंसीडर उस समय किया नहीं था कि इतना से वैल्यू है जो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए क्या करना है, कहता है नोट 1 में मैं लिखा हूँ, फर्स्ट नोट कहता है सिंस वी हैव नॉट डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वी हैव नॉट डिजाइन लॉन्गिट्यूडनल बार्स फॉर दिस इंक्रीज्ड फोर्स, दिस इंक्रीज्ड फोर्स जो V बाई 2 tan थीटा से इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए आप डिजाइन तो किए नहीं है ना, इसके लिए आपने डिजाइन नहीं किया है, ठीक है। सो इसको ओवरकम कैसे करें, इसको ओवरकम कैसे करेंगे। सो IS कोड गेव ए सजेशन, वो क्या करता है, एक सजेशन देता है टू टैकल, इससे बचने के लिए, दिस प्रॉब्लम, टू टैकल दिस प्रॉब्लम बाय एक्सटेंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट, बाय एक्सटेंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट टू बियॉन्ड पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर रिक्वायरमेंट बाय ग्रेटर ऑफ 12 phi और D, 12 phi और D, है ना। सिंपल सेंटेंस में आपको समझना है, आपने मोमेंट, आप है जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट को मोमेंट के लिए डिजाइन किए थे, है ना, मोमेंट के लिए डिजाइन किए थे, मतलब जो भी आप AST कैलकुलेट करते थे सिंगली डबली के डिजाइन में, है ना, वो आप प्रोवाइड कर दिए, वो ठीक है आप प्रोवाइड कर दिए, लेकिन इस वैल्यू को ओवरकम करने के लिए आप क्या करें, पहले आपने यहाँ तक प्रोवाइड किया था, पहले आपने यहाँ तक प्रोवाइड किया था, अब क्या करें, कुछ वैल्यू है जो मतलब जो एनफोर्समेंट का लेंथ है वो क्या करें, इंक्रीज कर दें, कितना से, मैक्सिमम ऑफ D और 12 phi, मैक्सिमम ऑफ D और 12 phi, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे है जो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब इतना लेंथ है जो और आगे बढ़ा देंगे,
इतना लेंथ है जो और क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा AST आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा AST प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आया V/2 tan थीटा उसको क्या कर लेगा, ये सेफली है जो बियर कर लेगा, जिसका एक कंक्लूजन है ना। सो मैक्सिमम ऑफ D और 12 फाई क्या है, फाई है यही जो आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डाया है, जो आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका है जो डाया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू स्टीरप्स क्या हो रहा है, स्टीरप्स प्रोवाइड करने के कारण क्या हो रहा है, V/2 tan थीटा से बॉटम में क्या हो जा रहा है, टेंसाइल फोर्स है जो इंक्रीज कर जा रहा है। जबकि आप टेंसाइल फोर्स का डिजाइन किए थे यूनिट 1 और यूनिट 2 में, उस समय इस एक्स्ट्रा फोर्स को आप कंसीडर नहीं किए थे, सिर्फ आप मोमेंट के लिए डिजाइन किए थे। तो इस एक्स्ट्रा जो फोर्स आ रहा है उसको कैसे बियर करेगा, है ना, यानी एक्स्ट्रा है जो हमें टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया कि कुछ लेंथ ही इसका बढ़ा दिए, कुछ लेंथ है जो इसका बढ़ा दिए। अब कितना लेंथ प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम ऑफ D और 12 मैक्सिमम ऑफ D और 12 सपोज कीजिए कि ये जो इंक्रीज लेंथ है वो x है, क्या है, x है। तो जी x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कितना लेंथ बढ़ाएंगे, मैक्सिमम ऑफ D मतलब इफेक्टिव डेप्थ और 12 है ना, 12 ठीक है। सपोज कीजिए D का वैल्यू 250 है ना, या 300 है, और फाई का वैल्यू है जो आपका 20 mm है ना। तो एक कितना हो गया, 240 हो गया, और एक कितना हो गया, 300 हो गया। तो दोनों में मैक्सिमम कितना हो गया, 300। यानी यहाँ से 300 mm है जो और है जो रेनफोर्समेंट आप बढ़ा देंगे सपोर्ट में, है ना, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं नोट। अब देखिए, कहता है कल बेंटा बार के बारे में बात किए थे, कल है जो बेंटा बार के बारे में बात किए थे ना, कुछ ऐसा था, है ना, कुछ ऐसा था। अब देखिए लाइन पढ़िए, कहता है जनरली बेंटा बार्स आर बेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a फ्रॉम द सपोर्ट, √2a फ्रॉम द सपोर्ट। सपोज कीजिए आपका क्या है, सपोर्ट है, ये आपका क्या है, सपोर्ट है, ठीक है, आपका ये क्या है, सपोर्ट है। तो जब बेंटा बार को आप बेंड करेंगे, बेंटा बार को क्या करेंगे, आप बेंड करेंगे ना, तो कितना डिस्टेंस पे आप बेंड करेंगे, कितना डिस्टेंस पे आप बेंड करेंगे सपोर्ट से, उसी के बारे में बोल रहा है कि जनरली बेंटा, इसका यूज हम आज करने वाले हैं डिजाइन में, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे, है ना। जनरली बेंटा बार्स आर बेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a फ्रॉम द सपोर्ट, वेयर ए क्या है, D - D डैश, D डैश क्या है, ये आपका कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट का जो कवर था, याद है, D डैश क्या होता था, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट का जो कवर होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, D डैश बोलते थे। तो यही आपका D डैश है ना, ये आपका कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट है। तो ये वैल्यू क्या होता था, D डैश होता था, है ना। इसी को क्या बोलते थे, इसी को क्या बोलते थे, D डैश बोले थे, है ना, कवर ऑफ कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो ए क्या हो जाएगा, D - D डैश, और D क्या है तो आपको पता है, इफेक्टिव डेप्थ है। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, है ना। तो ए का वैल्यू क्या होगा, D - D डैश होगा। इसका यूज करेंगे डिजाइन में, है ना, जब बेंटा बार्स का डिजाइन करेंगे वहां पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अलग बात है कि D के बराबर हो जाता है, जो कि D डैश बहुत कम होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ए का क्या होता है, D - D डैश के बराबर होता है, ठीक है। तो जनरली बेंटा बार्स आर बेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a फ्रॉम द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे बेंड करेंगे, यहाँ से कुछ है जो इतना डिस्टेंस पे बेंड करें। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप है जो आप यहाँ बेंड किए, और फर्दर है जो इधर है जो आप इसको कंटिन्यू कर दिए, फर्दर है जो बेंटा बार को आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए। बेंटा बार क्या होता था, कुछ लॉन्गिट्यूडनल बार्स को ही क्या करते थे, बेंड कर देते थे, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसका यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है ना, √2a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है, √2a डिस्टेंस। तो इसको याद रखना है आपको, जहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है D - D डैश, है ना, D - D डैश, ये कोड का स्पेसिफिकेशन है, तो इसको आपको याद रखना होगा, है ना, इसका यूज भी करेंगे डिजाइन में। अब देखिए
अब लास्ट टॉपिक है थ्योरी का, 1 मिनट और, उसके बाद है जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, उसके बाद है जो न्यूमेरिकल करेंगे। क्योंकि जब पढ़ना हो ये सब जो टॉपिक जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जनरली लोग छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अच्छे कंपटीशन में आपका आता है ना, इसीलिए इसको छोड़ नहीं रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं। सो द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर सॉलिड स्लैब, यदि आपका सॉलिड स्लैब है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सो इसके लिए जो आपका शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है उसको वो जो होता है के टाइम्स ऑफ टाउ सी होता है, कितना होता है, के टाइम्स ऑफ टाउ सी होता है, ठीक है। अभी के क्या होता है, ये जो के होता है आपका, जो के का वैल्यू होता है 1 से 1.3 के बीच में लाई करता है। के का जो वैल्यू होता है सबसे पहली बात कि वो 1 से 1.0 से 1.3 के बीच लाई करता है ना, कोड के अनुसार। सेकेंड थिंग, इसका जो वैल्यू होता है वो 1.3 होगा, कब होगा, 1.3 होगा फॉर ओवरऑल डेप्थ लेस देन इक्वल टू 150 mm। अगर क्वेश्चन में सॉलिड स्लैब बोला है और उसका ओवरऑल डेप्थ है जो आपका कितना है 150 mm या 150 mm से कम है, तो उसका जो शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू है कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 1.3 टाइम्स, मतलब 130% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड थिंग 1.6 माइनस 0.00 इंटू 2 टाइम्स ऑफ डी, ये कब होगा, ए के का वैल्यू कब होगा, जब डी का वैल्यू 150 से बड़ा, जब डी का वैल्यू होगा जो 150 से बड़ा होगा, है ना, और 300 से क्या होगा, छोटा होगा। एंड लास्ट के का वैल्यू 1.0 होगा, ये कब होगा, ये तो सिंपल हो गया, फॉर डी ग्रेटर देन 300 mm, 300 mm, है ना। एक चीज इसमें सुधार कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होगा, आपका इक्वल साइन जो होगा वो होगा नीचे होगा, है ना, मतलब 300 या 300 से बड़ा होगा तो आपका के का वैल्यू कितना लेंगे, 1.0 लेंगे, है ना। यदि डी ओवरऑल डेप्थ है जो सॉलिड स्लैब का 150 से 300 है तो कितना लेंगे, 1.6 माइनस 0.00 टाइम्स ऑफ 2d, है ना, और ये कितना लेंगे, 1.3 लेंगे जब डी का वैल्यू लेस देन इक्वल टू इतना है। डी क्या है, डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ठीक है। तो ये तो था डिजाइन ऑफ शियर से रिलेटेड आपका टोटल आपका थ्योरी पोर्शन, ये आपका था थ्योरी पोर्शन, है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो है आपका जनरली जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप का आता है इसमें, है ना, 2 टाइप का आता है। एक टाइप होगा जिसमें आपका बेंटा बार्स नहीं दिया हुआ रहेगा, और दूसरा टाइप होगा जिसमें बेंटा बार्स है जो कंसीडर करना होगा, है ना। 2 ही टाइप का क्वेश्चन आपका खास करके सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में, है ना, बेंटा बार्स वाला है जो जनरली सेमेस्टर में भी आता है और आपका कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। तो 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक में आपका बेंटा बार्स नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब बिना बेंटा बार को कंसीडर करते हुए सिर्फ स्टीरप्स का डिजाइन रहेगा, सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको स्टीरप्स का डिजाइन होगा, है ना, बेंटा बार्स का कंसीडरेशन नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका बेंटा बार्स को भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो पहला टाइप करने जा रहे हैं जिसमें आपका बेंटा बार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसको करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली है जो आपको पढ़ना है सबसे पहली बात, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, 2-4 क्वेश्चन करेंगे उसी में से जो आपका एग्जाम में आएगा। सो कहता है सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 250 mm वाइड, कितना है 250 mm वाइड एंड 450 mm डीप, ये क्या इफेक्टिव डेप्थ है, ये क्या इफेक्टिव डेप्थ है, इज रेनफोर्स्ड विथ 4 एट द रेट ऑफ 80 mm डायमीटर, 4 एट द रेट ऑफ 80 mm डायमीटर बार। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बार कितना 4 है ना, और डायमीटर कितना 80 mm है। डिजाइन द शियर एनफोर्समेंट इफ M20 grade of concrete and Fe415 steel is used
एंड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन एट सर्विस स्टेट, है ना, एट सर्विस स्टेट, है ना, एट सर्विस स्टेट। तो इसमें आपको साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि आप कहाँ पे है जो गलती करेंगे, कहाँ पे मिस्टेक करेंगे, ये भी है जो साथ साथ आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा है जो लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ 250, है ना, बी दिया हुआ है आपको 250। सो बी दिया हुआ है आपको 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 450 mm। जैसे स्टेप बताया जा रहा है उसी तरह से आपको करना है, 450 mm, है ना। और क्या दिया हुआ है, आपका रेनफोर्समेंट दिया हुआ है ना, स्टील दिया हुआ है, स्टील आपका दिया हुआ है कितना, एस टी आपका दिया हुआ है 4 एट द रेट ऑफ 80 mm, 4 एट द रेट ऑफ 80 mm। तो आप एस टी निकाल सकते हैं, आप कोर्स निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/4 इंटू 80 का होल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट वैल्यू आ रहा है 1018 mm स्क्वायर, है ना। टोटल एएसटी कितना आ गया 1018 mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 150 किलोमीटर सर्विस स्टेट। यहाँ पे आप गलती करेंगे, ये आपका वर्किंग लोड दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, सर्विस लोड या वर्किंग लोड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट स्टेट में फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा। तो पहला मिस्टेक आप यही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप फैक्टर लोड निकालेंगे, है ना, फैक्टर लोड है जो आप निकालेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे आप, फैक्टर लोड है जो आप निकालेंगे। फैक्टर लोड, तो फैक्टर लोड बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टर लोड बराबर कितना हो जाएगा, सर्विस लोड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, वर्किंग लोड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही लिखते थे ना। वर्किंग लोड बोले या सर्विस लोड बोले, बोथ आर सेम। वर्किंग लोड इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग लोड आपका कितना दिया हो 150 किलो न्यूटन, इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.5 लोड के लिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 225 किलो न्यूटन। और इसी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 225,000 न्यूटन, है ना, 000 न्यूटन। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड थिंग, जब एक बार हमें फैक्टर लोड आ गया, फैक्टर लोड को किससे रिप्रेजेंट करते थे, व्यू से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, व्यू से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो जब व्यू आ गया तो आप निकाल सकते हैं क्या, नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, है ना, नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो निकालिए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। इसको किससे लिखते थे, टॉवी से लिखते थे। और टॉवी क्या होता था, व्यू अपॉन में बीडी होता था, व्यू अपॉन में बीडी होता था। सबको वैल्यू पुट कर दीजिए। व्यू कितना है 225,000 न्यूटन, डिवाइडेड बेटा बी कितना है 250 है, इंटू डी कितना है 450। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है, व्यू अपॉन बी डी करने के बाद ये आ रहा है
2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आल्सो जो टाउसी मैक्स होता है, जो टाउसी मैक्स होता है किसके लिए, फॉर कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M20, ये कहाँ से आएगा, टेबल 20 से आएगा। फॉर M20 कहाँ से आएगा, टेबल 20 से, है ना, ये टेबल 20 IS 456 से आएगा। कितना आता है M20 के लिए, जो टाउसी मैक्स का वैल्यू होता है वो है 2.8, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, सो टाउसी आपका यहाँ पे आपको जो टाउ भी है वो क्या है, लेस देन टाउसी मैक्स है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना पड़ेगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है जो निकालना पड़ेगा, है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट है जो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो उस मतलब टाउसी निकालना है। अब टाउसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है तो आप टेबल नंबर 90 में जाकर क्या कर सकते हैं, आप टाउसी का वैल्यू है जो निकाल सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा टाउसी, मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना, है ना, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दैट इज टाउसी। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाउसी, है ना। तो टाउसी के लिए आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पीटी निकालना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीटी निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालिए सबसे पहले, परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी, परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी, ये क्या होता है, एएसटी एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100 एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100। तो एएसटी तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एएसटी आपका कितना है, एएसटी अपॉन बीडी इंटू 100, तो एएसटी आपका पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 1018 इंटू बीडी, बी कितना है 250 इंटू 450 है ना। तो ये आ गया आपको कैलकुलेट करने के बाद इंटू 100 भी यहाँ करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है आपका 0.9%, 0.9% आ रहा है, 0.9% आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस पीटी के लिए टाउसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस पीटी के लिए आपको टाउसी का वैल्यू है जो निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, जब आप कोड में जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिया होगा, इस तरह से कुछ रहता है, ध्यान से देखिए। एक तरफ आपका रहेगा एएसटी, मतलब परसेंटेज पीटी रहेगा, और एक तरफ आपका रहेगा टाउसी, किसके लिए,
M20 के लिए, टाउ सी M20 के लिए, है ना। तो यहाँ पे रहेगा आपको 0.75 होगा, उसमें आप देखेंगे 0.75 होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 1.0 होगा, यहाँ पे 0.56 होगा, यहाँ पे 0.56 होगा, और उसके बाद 0.62 होगा, 62 होगा, है ना। आपको निकालना है किसके लिए, 0.9 के लिए। तो 0.9 तो यहीं पे आएगा, 0.9 यहाँ पे आएगा। इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है ना। तो क्या लगाएं, इंटरपोलेशन लगाएं, है ना। तो इंटरपोलेशन करने के बाद आपको जो टाउ सी का वैल्यू आएगा, है ना, इंटरपोलेशन करने के बाद आपका जो टाउ सी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.56 प्लस 0.62 माइनस 0.56, 0.62 माइनस 0.56 डिवाइडेड बटा, एक मिनट रुकिए, जीरो पॉइंट 56 इसको ऐड करेंगे प्लस 0.62 माइनस 0.56 माइनस 0.56 डिवाइडेड बटा 1.0 माइनस 0.75 है ना, इनटू इधर क्या आएगा 0.9 जिसके कोरिस्पोंडिंग आपको निकालना है 9 माइनस कितना 0.75, इससे छोटा क्या है 0.75, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ भी कितना था, टाउ भी 2 था, है ना, टाउ भी क्या था 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, ठीक है। तो टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी हो गया, टाउ भी क्या है ग्रेटर देन टाउ सी हो गया, यानी हमें शियर एनफोर्समेंट क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टाउ भी क्या है ग्रेटर देन टाउ सी है, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी है, हेंस शियर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन, हेंस shear enforcement is to be design, ठीक है। टाउ भी ग्रेटर देन क्या हो गया, टाउ सी हो गया, है ना। तो एक कंडीशन हमने देखा था टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी वाला, है ना, कल की क्लास में। तो अब क्या होगा, हमें डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मतलब डिजाइन के कहने का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, स्पेसिंग निकालना है, आपको स्पेसिंग निकालना है और स्टीरप्स का डायमीटर निकालना है ना। डिजाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ पे स्टीरप्स का डायमीटर निकालना है और आपको स्पेसिंग निकालना है, ठीक है। तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं।
तो नेक्स्ट क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको VUS निकालना होगा, है ना। चूंकि स्पेसिंग निकालने जाएंगे तो आपको VUS की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले VUS निकालिए, है ना, मतलब कितना फोर्स है जो आपको ये लेगा, है ना। तो शियर टेकन बाय स्टीरअप्स, शियर फोर्स टेकन शियर फोर्स टेकन बाय स्टीरअप्स, या फिर शियर एनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, शियर फोर्स टेकन बाय शियर एनफोर्समेंट या और स्टीरअप्स। चलिए स्टीरअप्स लिख देता हूँ, स्टीरअप्स उस क्या होता था वो, VUS होता था, है ना। और VUS कैसे निकलता था, है ना, VUS कैसे निकलता था, टोटल शियर फोर्स में से, ध्यान से देखिएगा, टोटल शियर फोर्स में से हम क्या घटाते थे, क्या घटाते थे, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, इसी को माइनस करते थे ना, है ना, मतलब VC। VC क्या होता था, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। तो VUS क्या हो जाएगा, VU तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं आप, VU कितना है 22500, इनफैक्ट 000 है, इतना न्यूटन माइनस, और VC क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, VC क्या होता है, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, है ना। और VC बराबर क्या होता था, टाउ C इंटू BD, टाउ C इंटू BD, यही होता था ना, ठीक है। तो टाउ C तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, टाउ C ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया 0.596 आया है। तो 0.596 इंटू BD 250 इंटू 450 है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो VUS का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 157950, 157950 न्यूटन, 950 न्यूटन, है ना। अब क्या करते हैं, शियर स्टीरअप्स का डायमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट अस प्रोवाइड, क्या लिखें, लेट अस प्रोवाइड two-legged at the rate of 85 डायाबार। मैंने बताया था कि जनरली है जो 6 mm या 8 mm लेते हैं ना, 6 mm से बड़ा ही लेते हैं बार, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एस भी निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए एस भी क्या हो जाएगा बताइए, 2-legged के लिए 2 इंटू π/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 100.5 mm स्क्वायर। अब स्पेसिंग निकालें, नाउ क्या करेंगे, स्पेसिंग, है ना, स्पेसिंग तो स्पेसिंग आपका जो SB होगा
कुछ याद है? एस बी जो होता था वो होता था 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी। क्या होता था? एस बी होता था ना, एस भी है ना, इंटू डी बटा वी यू एस। सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 0.87 इंटू 415 इंटू एस भी आया 100.5 इंटू डी का वैल्यू है 450 डिवाइडेड बटा वी यू एस कितना आया था? 225000 ना, 1579 ए, देखिए वी यू एस 157950। तो ये गलती हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वन 57950 है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 103 क्या mm। ठीक है। दूसरी बात कि मिनिमम रेनफोर्समेंट के द्वारा कितना स्पेसिंग आएगा, है ना, स्पेसिंग कोरिस्पोंडिंग टू मिनिमम रेनफोर्समेंट, है ना। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? चलो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिंग कोरिस्पोंडिंग टू मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। कुछ याद है क्या होता था? एस भी अपॉन बी इंटू एस भी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बटा 0.87 इंटू एफ बाई। तो यहाँ से आप एस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एस भी आएगा आपको, देखिए कितना आएगा 0.87 टू एफ बाई इंटू एस भी डिवाइडेड बटा 0.4 इंटू बी आएगा, नहीं 0.4 इंटू बी। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यह आएगा 0.87 इंटू 415 इंटू एस भी कितना आया था 100.5 आया था, है ना, डिवाइडेड बटा 0.4 इंटू बी का वैल्यू कितना था 250। जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 362 mm। ठीक है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट के कोरिस्पोंडिंग स्पेसिंग आपका 362 आ रहा है ना, और जो VUS है उसके कोरिस्पोंडिंग आ रहा है 103 आ रहा है ना। बट स्पेसिंग प्रोवाइड कितना करेंगे, है ना, नाउ स्पेसिंग, ये सब तो कैलकुलेटेड है ना, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड, है ना, स्पेसिंग प्रोवाइडेड, क्या होगा स्पेसिंग प्रोवाइडेड एस वी इजकल टू मिनिमम ऑफ, कुछ याद है, मिनिमम ऑफ 0.7, जो आपने एस वी कैलकुलेट किया है, क्या क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले कैलकुलेट किया आपने 103 mm, उसके बाद कैलकुलेट किया 362 mm, है ना, और क्या होता था 0.75 डी होता था, और क्या होता था 300, यही होता था ना। इसमें जो मिनिमम होगा वो हम लेंगे, इसमें जो मिनिमम होगा वो हम लेंगे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ 103 362 0.75 इंटू डी कितना 450, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपको 337, लास्ट वाला कितना है 300। तो इस सब में मिनिमम कौन है आपका 103, है ना, सबसे मिनिमम कौन है 103, है ना। सो प्रोवाइडेड 103 आया, ठीक है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए स्पेसिंग हम क्या करेंगे, एक्चुअल से क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए नहीं, क्योंकि देखिए स्पेसिंग में क्या होगा, कम देंगे तब तो नंबर ऑफ एनफोर्समेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। स्पेसिंग यदि भावनाओं में बढ़ के बढ़ा दिए, यानी नंबर ऑफ एनफोर्समेंट आप घटा रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्पेसिंग को जितना आया है उससे हमको कम करना है। सो लेट अस प्रोवाइड एस वी इजकल टू 103 आया ना, 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, है ना, 100 mm, 100 mm, ठीक है, 100 mm थ्रू आउट द लेंथ, पूरा बीम के लेंथ में क्या करें, इतना ही प्रोवाइड कर देते हैं, 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द बीम, थ्रू आउट द बीम, थ्रू आउट द बीम, है ना। इन शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इन शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, टू लेगेड टू लेगेड 85 mm at the rate of 100 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द बीम, है ना, यही हुआ इसका मतलब ना। फाइनल आप डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, है ना, फाइनल आप डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ये कितना था आपका, कितना रेनफोर्समेंट था, 4 था ना, टोटल रेनफोर्समेंट कितना था 4 था, है ना, टोटल रेनफोर्समेंट कितना था 4 था ना, 4 था 18 mm का, तो 1 2 3 4, है ना, 80 mm। एक क्या था ऊपर है, जो 2 है, जो स्टीरअप्स को लगाने के लिए यूज कर लेते हैं, है ना, ये आपका एक्स्ट्रा बार रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्स्ट्रा बार रहेगा, स्टीरअप्स को भी बनाना बाकी है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टाई अप करना पड़ेगा, इस तरह से आप टाई अप करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू लेगेड
है ना, 85, ये कितना था, 450 था, और ये आपका 250 था बीत। बस हो गया। यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं 485, दैट्स ऑल, है ना। इतना आपको करना होगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर है जो आपको मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको बेंटा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे यूडीएल वाला, उसके बाद है जो बेंटा बार वाला करेंगे कल के क्लास में, है ना। चलिए, सो ये तो था आज का न्यूमेरिकल। कल है जो फिर से 2 क्वेश्चन और करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे, है ना। उसके बाद है जो आपको बॉन्ड और एंकरेज है जो स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड और एंकरेज है जो स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।